दोस्तों साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल A to Z नर्सिंग में। नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी हैं या और कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे चैनल पर समय समय पर अपलोड किया जाता है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नोटिफिकेशन प्राप्त करें। अभी तक जितनी भी लेटेस्ट जानकारी हैं वो हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब करें और वहाँ पर जाकर सारी चीज़ें देखें। आज की जो न्यूज़ है ये मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में है, लेकिन पहले इसका पूरा नोटिफिकेशन नहीं था। आज इसकी पूरी जानकारी, फिजिकल, मेडिकल, रिटन टेस्ट और एनी अदर इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए थोड़ा धैर्य बनाए रखें। सभी जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की वैकेंसी निकली है। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, वेबसाइट भी दी गई है। ये नोटिफिकेशन वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। दोस्तों फॉर्म स्टार्ट होने की जो डेट है वो 20/7/2020 थी और क्लोजिंग जो डेट है वो 31/8/2020 है, यानी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और एग्ज़ाम की जो डेट है वो 20/12/2020। ये टेंटेटिव डेट है, फिक्स भी है, ऐसा नहीं है, आगे पीछे भी हो सकती है, बट रिटन एग्जामिनेशन इन्होंने पहले से दे रखा है। दोस्तों पोस्ट क्या क्या पोस्ट निकली हुई हैं, B और C ग्रुप में यहाँ पर निकली है। इंस्पेक्टर डाइटिशियन की है और सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की है, रेडियोग्राफर भी है, फार्मासिस्ट भी है। हम जानकारी लेते हैं सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए। दोस्तों सब इंस्पेक्टर पोस्ट है, सब अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हैं। 175 पोस्ट हैं, लेवल 6 है। 35,400 पोस्ट रुपये पर मंथ से लेकर 1,12,400 इसके बीच में सैलरी रहेगी। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 12वीं पास होना चाहिए। GNM और BSc दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसी भी स्टेट का होना ज़रूरी है, अप टू डेट रिन्यूअल होना ज़रूरी है। 30 साल से छोटे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट रिजर्वेशन आपको छूट मिलेगी जो आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से। 31/8/2020 को फॉर्म क्लोज हो जाएगा। इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन के लिए, हेड कांस्टेबल। देखिए दोस्तों, हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी, असिस्टेंट नर्सिंग और असिस्टेंट मेडिक इनके लिए भी है। हेड कांस्टेबल की पोस्ट ANM भी भर सकते हैं। ANM के लिए भी यहाँ पर 3 पोस्ट निकाली गई हैं हेड कांस्टेबल की। 12वीं पास होना चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एज जो दी गई है 18 से 25 साल इसकी एज दी गई है और डिजायरेबल मांगा है 1 ईयर एक्सपीरियंस किसी भी हॉस्पिटल से इन्होंने। आगे देखिए, हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन, हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट, हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट भी फिल कर सकते हैं, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड और मसालची भी है, कुक भी है। ये सारी पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। जो पोस्ट निकली हैं सभी की पोस्ट दी गई है, सैलरी दी गई है, क्वालिफिकेशन दी गई है और एज भी दी गई है। दोस्तों यहाँ पर नोट डाला हुआ है, वैकेंसी कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। किसी भी कारण से वैकेंसी बढ़ाई भी जा सकती हैं और कम भी की जा सकती हैं। देखिए दोस्तों, नोट में क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। कैंडिडेट हु हैव नॉट रिक्वायर्ड द डिजायरेबल एजुकेशन क्वालिफाई शैल नॉट बी एलिजिबल और नॉट बी अप्लाई। जो कैंडिडेट इसकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करता है वो फॉर्म ना भरे। कैंडिडेट सेलेक्ट
फॉर अपॉइंटमेंट, लाइबल सर्व एनीवेयर इन इंडिया, कहीं से भी हो सकता है, इंडिया से अप्लाई कर सकता है। टेम्पररी, ये दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि ये परमानेंट है कि टेम्परेरी है, तो ये लाइन साफ साफ लिखी हुई है, प्योरली टेम्परेरी है लेकिन लाइकली टू कंटिन्यू, ये लंबे समय तक रहेगी, मतलब हटाया नहीं जाएगा, बट प्योरली टेम्परेरी है। ओके दोस्तों, 10% जो वैकेंसी जो हैं वो रिजर्व रहेंगी एक्स सर्विसमैन के लिए, ये उनका अलग से कैटेगरी दिया गया है, वो उन्होंने अलग से निकाल रखा है। देखिए दोस्तों, आपका क्या कोड है, कैसे आपको करना है। सीआरपीएफ के रूल हैं वो सब अंडर रूल में आएगा सब कुछ। सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है, उसका कोड 02 दिया गया है। नेम ऑफ द पोस्ट ग्रुप जो है बी रहेगा, ट्रेड नाम स्टाफ नर्स और कोड जो है वो 02 रहेगा। सभी का अलग अलग दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, नेशनलिटी और सिटीजनशिप दोनों दिया है, इंडिया, नेपाल और भूटान, बाकी तिब्बत वगैरह ये लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए इन्होंने ये समय सीमा दे रखी है, उससे पहले का यहाँ पर होना चाहिए। दोस्तों, रिलैक्सेशन क्या रहेगा उसकी भी पूरी जानकारी है। ये देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, एसटी के लिए 5 साल, एससी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल। दोस्तों, एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर 3 साल का दिया गया है। इसके लिए आपके पास न्यू अपडेट कास्ट सर्टिफिकेट भी जरूरी है। देखिए दोस्तों, वो कैंडिडेट जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, इस समय से इस समय तक रहे हैं, उनको 5 साल। कैंडिडेट जो जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल एससी कैटेगरी, ओबीसी, इनका अलग अलग यहाँ पर अलग अलग छूट दी गई है। जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनको उसके हिसाब से छूट दी गई है। रिलैक्सेशन भी है जो कैटेगरी वाइज मिल जाएगा सबको। एक्स सर्विसमैन के लिए लाइन लिखी गई है, ये गवर्नमेंट का जो रूल होता है वो उसके लिए बेनिफिट ले सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, एक्स सर्विसमैन के लिए कौन कौन डिपेंडेंट में आएगा। इनके अकॉर्डिंग सन आ सकता है और डॉटर आ सकती है, जो अडॉप्टेड भी है उसको भी आप फिल कर सकते हो। डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर में आपकी पत्नी, बच्चे और आपके भाई बहन, अगर वो आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं और अनमेरिड हैं तो। ओके दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे। ये जितने भी रूल रेगुलेशन हैं ये एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, क्या उसके लिए फॉलोअर है, ये सारी चीज़ें एक्स सर्विसमैन के लिए दी गई हैं। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो के नीचे इस पीडीएफ का लिंक भी दिया है, आप वहां से इसको डाउनलोड करें और पढ़ भी सकते हैं। पूरी जानकारी वहां पर भी आपको अच्छी तरह से मिलेगी। आप पूरा वीडियो देखें, पूरी जानकारी मैं भी धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा, सभी पोस्ट के लिए क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है वो भी यहाँ पर दिया गया है। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी 170 सेंटीमीटर होना चाहिए स्टाफ नर्स के लिए मेल कैंडिडेट का हाइट, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर के बाद मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। हाइट के अंदर दोस्तों, हाइट में भी दिया गया है मिनिमम हाइट कैंडिडेट, ये ट्रिबल एरिया से जो आते हैं ये उनके लिए है जो इन जगह से बिलोंग करते हैं। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, ट्रिबल, ये त्रिपुरा, इस साइड के जो बंदे हैं उनके लिए ये हाइट दी गई है और ये चेस्ट भी उन्हीं के लिए दी गई है। दोस्तों, फिजिकल इफिकेसी टेस्ट भी होगा आपका। ये देखिए, फिजिकल इफिकेसी टेस्ट है,
ये अलग अलग चरण में एग्ज़ाम होगा। पहले हाइट मेडिकल होगा, फिजिकल एफिकेसी टेस्ट होगा, उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम होगा। तो सबका अलग अलग चरण है और आपको सब में क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है। रेस होगी मेल के लिए 1 मील 7 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है। फीमेल को 800 मीटर रेस 6 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप है 10 फीट होगा, 3 चांस आपको मिलेंगे मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए 6 फीट 3 चांस में पूरा करना है। हाई जंप जो है 3 फीट होगी, 3 चांस में आपको करना है। अगर आप 1 चांस में भी कर लेते हैं तो 2 की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 चांस में नहीं कर पाते तो तीसरा भी मिलेगा, आपको एक बार करना ही है। फीमेल के लिए 2.5 फीट है, 3 चांस इनको भी मिलेंगे। ओके दोस्तों, ये फिजिकल स्टैंडर्ड जो है ये दूसरी पोस्ट वालों के लिए है, इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये रिलैक्सेशन भी उन्हीं का है। अब आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, धीरे धीरे हम स्टैंडर्ड कैंडिडेट फॉर एक्स सर्विसमैन। ये जो कंडीशन है ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल कैटेगरी, एज लिमिट और सारी चीज़ें ये एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर उन्होंने दे रखी हैं। एग्ज़ाम के जो सेंटर इन्होंने डिसाइड किए हैं कहाँ कहाँ हैं, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरनगर और फिलीपुरम। दोस्तों ये 9 सेंटर सीआरपीएफ की तरफ से दिए गए हैं। आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसमें आपको इनमें से सेंटर भरने हैं। एग्ज़ाम आपका वहीं पर होगा। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस क्या रहेगी? एग्ज़ामिनेशन फ़ीस मेल कैंडिडेट के लिए 200 रुपये रहेगी, मेल अनरिजर्व EWS और OBC कैटेगरी के लिए। ग्रुप बी के लिए जो है वो 100 रुपये रहेगी। दोस्तों जो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए किसी प्रकार की फ़ीस नहीं लगेगी। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए और जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी। आपको फ़ीस कैसे भेजनी है? इंडियन पोस्टल ऑर्डर एंड बैंक ड्राफ्ट से भेजनी है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करना है। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट नहीं होगी, कोई भी मोड आपको दूसरा नहीं करना है। कहाँ भेजना है उसकी भी पूरी जानकारी बताई जाएगी। एक बार आपने फ़ीस पेमेंट कर दी वो रिफंडेबल भी नहीं होगी। कैंडिडेट हु हैव टू पे एप्लीकेशन फीस कैन पे थ्रू इंडियन पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल पेबल एट SBI बंगरासिया। ये आपको इस एड्रेस पे इसको आपको ये फ़ीस इंडियन पोस्टल ऑर्डर में पे करना है। हाउ टू अप्लाई दोस्तों ये देखिए, इसकी भी पूरी जानकारी दी गई है। आपको ओपनिंग डेट जो है 20 है और क्लोजिंग डेट जो है 31/8/2020 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। बाई हैंड भी आप जमा करवा सकते हैं और पोस्ट से भी आप जमा करवा सकते हैं। अब जो भेजने का जो एड्रेस है वो क्या है दोस्तों, ये देखिए, ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विथ फोटोकॉपी। सभी डॉक्यूमेंट की आपको फ़ोटोकॉपी भेजनी है। जितने भी आप डॉक्यूमेंट अप्लाई करोगे, जो भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी है आपका, अगर आप कास्ट का फ़ायदा लेना चाहते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट भी अप्लाई करना है। उसी प्रकार जो भी आप डॉक्यूमेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग है वो सब भरना है। 2 लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ होने चाहिए पासपोर्ट साइज़ के आपको, और एनवलप के अंदर आप पूरा एड्रेस क्या डालना है वो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन, ये आपको फॉर्म के ऊपर लिखना है, सबसे ऊपर टॉप में लिखना है। ओके, उसके बाद में आपको DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल विलेज बंगरासिया तालुक हुजूर डिस्ट्रिक्ट भोपाल MP, ये भी लिखना है फॉर्म पे। और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट भी आप फॉर्म के ऊपर लिखोगे। जो एनवलप है जो आप भेज रहे हो बाहर, फॉर्म के बाहर जो एनवलप आप फॉर्म डाल के भेजोगे उस एनवलप के ऊपर लिखना है इस चीज़ को आपको।
ये आपका एड्रेस हो जाएगा वहाँ पर जाने का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं हम। सारी चीज़ें आपको समय समय पर बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ। किसी प्रकार की फॉर्म भरते समय मिस्टेक ना करें। कोई भी अगर आपके फॉर्म में मिस्टेक हुई तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। आपको कोई जानकारी चाहिए या कोई अपडेट चाहिए तो वो इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। आपको फॉर्म के अंदर आपका पर्सनल मोबाइल नंबर और पर्सनल वैलिड ईमेल आईडी भी लिखनी है। आप एनवलप के ऊपर भी लिख सकते हो और फॉर्म के अंदर भी कॉलम है, उसमें तो आपको फिल करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट से संबंधित जानकारी, रिक्रूटमेंट से संबंधित कोई टेस्ट और रिजल्ट जो भी आपको चाहिए वो www.crpf.gov.in पर आपको समय समय पर रेगुलरली अपडेट मिलते रहेंगे। फिर से लिखा है लास्ट डेट। क्या है लास्ट डेट दोस्तों? लास्ट डेट 31/8/2020 है। आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए उससे पहले, वरना आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट रीच DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल, विलेज बंगरासिया, ताल्लुक हुजूर, डिस्ट्रिक्ट भोपाल, MP 462045। ये एनवलप के ऊपर आपको लिखना है। हाँ दोस्तों, जो स्पेशल एरिया से आते हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम सब दिया हुआ है, उनका फॉर्म 4/9/2020 तक भी पहुंच सकता है। उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है 4 दिन का, कारण पोस्टल ऑर्डर थोड़ा वहाँ लेट पहुंचता होगा, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा उनको समय दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आप CRPF की ऑफिस में बाई हैंड भी जमा करवा सकते हो वहाँ पर इस फॉर्म को। जनरल जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या है, एक बंदा केवल एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई करे, केवल एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई करना है। अगर आप फॉर्म में 2 पोस्ट लिखेंगे तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा एग्ज़ामिनेशन सेंटर एक बार भरने के बाद किसी भी सूरत में। इसलिए केयरफुली भरें, अच्छे से भरें, आपको जो भी चाहिए वो। और रिजर्व जो आपने कैटेगरी भरी है उसमें भी किसी प्रकार का कोई भी चेंजेज नहीं होगा, इसलिए फॉर्म भरते समय पूरी सावधानी रखें। दोस्तों, यहाँ पर स्टेज दी गई है। स्टेज वाइज रिक्रूटमेंट प्रोग्राम कैसे होगा? फर्स्ट स्टेज में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसका क्राइटेरिया मैंने आपको ऊपर बताया है। ठीक है दोस्तों, इसी में आपका PST टेस्ट होगा। ये देखिए, ड्यूरिंग PST प्रोसेस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी स्क्रीन। आपको सभी प्रोसेस के लिए अलग अलग मार्क्स दिए जाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एज डेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, NOC सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट में अभी काम कर रहा है उसके लिए, और EWS सर्टिफिकेट आपने अगर EWS कैटेगरी से फॉर्म भरा है तो ये होगा। फिर फिजिकल इफिकेसी टेस्ट होगा जो ऊपर बता दिया गया है। स्टेज सेकंड होगी। ये दोनों जब आप टेस्ट कंप्लीट कर लोगे, PST और PET टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद ही आपको एडमिट कार्ड जारी होगा और आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन कैसे होगा? 100 नंबर का होगा दोस्तों, 2 घंटे के लिए होगा, प्रत्येक 1 नंबर का होगा। 50 क्वेश्चन तो आपको इसमें से मिलेंगे और 50 क्वेश्चन आपके रिलीवेंट सब्जेक्ट से आएंगे। अगर आपने नर्सिंग से अप्लाई किया है, 50 क्वेश्चन नर्सिंग के और 50 जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल, इंग्लिश, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तो ये अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। सभी क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, दो पार्ट में होंगे, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों, सबके लिए क्वालिफिकेशन मार्क्स दिए गए हैं। SI पोस्ट है, इंस्पेक्टर AS, इनके लिए 50% टोटल मार्क्स और SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 45% टोटल मार्क्स में से लाना जरूरी है। SC एक्स सर्विसमैन इनके लिए 45 और 40% अलग से दिया गया है दूसरी पोस्ट के लिए, कांस्टेबल पोस्ट के लिए। क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस टाइप के होंगे, हिंदी और
इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे आपको। कैंडिडेट को मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर और किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जाया जाएगा, सब कुछ प्रोहिबिटेड होता है। ट्रेड टेस्ट और स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट होगा उसके बाद में स्टेज 3 में दोस्तों। फर्स्ट सेकंड में था आपका पीएसटी पीटी टेस्ट, सेकंड में आपका रिटन एग्जामिनेशन और थर्ड जो टेस्ट होगा उसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट का स्क्रीनिंग होगा। 20 मार्क ऑफ द क्वालिफाइंग इन नेचर, इसके अंदर भी आपको 20 मार्क्स लाने हैं। यह आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ये वो अपने आप देंगे। ये जो सारी चीज़ें अगर आपकी उसमें मिल जाएंगी। प्रैक्टिकल टेस्ट का जो आपका हो चुका है, नॉलेज अबाउट टूल, इनके बारे में 5 मार्क्स हैं। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस आपको नंबर मिलेंगे। ये भी आपका 20 मार्क्स हो जाएगा और इस 20 में से आपको 9 नंबर लाने अनिवार्य हैं। तो ये आपकी तीनों चीज़ें मिलाकर ये 20 नंबर है। आपका पीटी फिजिकल टेस्ट, आपका रिटन टेस्ट और आपका डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, सब कुछ मिला के ये 20 नंबर होते हैं। ये अपने अकॉर्डिंग वो खुद डिसाइड करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है क्या कितने मार्क, कट ऑफ मार्क्स आपको कितने लाने हैं। 20 में से 10 मार्क लाने हैं जनरल यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, ओबीसी एससी एसटी को 10 मार्क्स लाने हैं। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर फिट और अनफिट, वहीं पर आपको बता दिया जाएगा क्या क्या है मेडिकल गाइडलाइन। वो पूरा जनरल यहाँ पर कैटेगरी वाइज पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। आपको वहाँ पर मेडिकल करवाना है उसके बारे के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये पूरी जानकारी आप पीडीएफ से पढ़ें। वैसे किसी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर सीआरपीएफ के अपने अलग अलग रूल होते हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। डिफेंस है ये, तो स्ट्रिक्टली हर चीज़ को आपको फॉलो करना है। ये यहाँ पर दे रखा है, कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नोकनी फ्लैट वेरिकोस वेन वगैरह। तो अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन होगी तो आप ऑलरेडी अनफिट हो। एग्जामिनेशन ब्लड प्रेशर, बीपी, ये रेंज रहनी चाहिए। डायस्टोलिक के लिए हीमोग्लोबिन का ये रेंज रहना चाहिए। तो दोस्तों ये वही चीज़ें हैं। मेडिकल होगा आपका, सारी जांच होगी, टेस्ट वगैरह होंगे। टेस्ट क्या क्या होते हैं मोस्टली मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एलएफटी, सीबीसी, आरबीसी, सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, एक्सरे, साइकेट्रिक टेस्ट और फिजिकल जो स्टैंडर्ड के हैं, लंबी कूद, ऊंची कूद, वो तो करवा ही रहे हैं। और 1-2 टेस्ट और हो सकता है, बस ज़्यादा नहीं है, इतना हार्ड नहीं होता है मेडिकल। तो ईयर चेक होंगे, आपकी आँखों की जांच की जाएगी। तो सारी बातें इस पीडीएफ में लिखी हुई हैं। ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ड्यूरिंग मेडिकल। अब देखिए दोस्तों, कोई भी बंदा ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, अदर डिजीज़ है तो वो अनफिट ही रहेगा। ब्रोंकियल, तो ये सारी इन्होंने कंडीशन दे रखी हैं, तो जिसको भी ये प्रॉब्लम होगी वो अनफिट रहेगा। बहुत सारी लंबी लिस्ट है, तो ये तो जाहिर सी बात है, अगर आप मेडिकली फिट नहीं हो तो सीआरपीएफ के अंदर आपको नहीं एडमिट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो आँखों का आता है विजुअल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। विजुअल स्टैंडर्ड इन्होंने 6/6, 6/9 वर्स कंडीशन है। जो बंदा ग्लास लगाता है, चश्मे लगाता है या कोई भी विजुअल करेक्शन है वो अनफिट में आएगा, उसको परमिटेड नहीं किया जाएगा। जिसने भी ग्लास लगा रखा है, जिसके चश्मे लगे हुए हैं या कोई विजुअल करेक्शन करवा रखा है, लेंस डलवा रखा है, उसको परमिट नहीं किया जाएगा। आपकी आँखें उनके अकॉर्डिंग वो जांच करेंगे। वहाँ पर आपका इश्चेरा टेस्ट भी होगा आँखों वाला, तो वो आपको कलर विजन टेस्ट भी होता है। तो सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। आपका मेडिकल सीआरपीएफ के अंडर वहाँ के डॉक्टर ही करेंगे, उनके अकॉर्डिंग आपको पास करना है।
सबके लिए अलग अलग कैटेगरी डिवाइस हैं, ये पूरा दिया गया है। बार बार ये लोग वेबसाइट बता रहा हूँ मैं आपको, www.crpf.gov.in पर आप सारी जानकारी देख सकते हो। ये फॉर्म भी वहाँ पर मिल जाएगा आपको। अगर आप मेडिकल के अंदर अनफिट हो जाते हो फर्स्ट टाइम में और आपको लगता है कि आप फिट हो, तो आप वहाँ पर दोबारा से अपील कर सकते हो। आपको 25 रुपये का ड्राफ्ट देकर उनको री एग्जामिनेशन के लिए आपकी 25 रुपये की डिमांड ड्राफ्ट की फीस लगेगी, और ये आपको 15 दिन के अंदर अंदर करवाना है। अगर आपको लगता है कि मैं फ़िट हूँ, मेरे को गलती से अनफिट दे दिया है, तो आपको एक चांस फिर मिलेगा। 25 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगा के आप केवल 15 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। आपका दोबारा से वहीं पर होगा, वहीं के डॉक्टर ही चेक करेंगे, बाहर के लिए रेफ़र नहीं मिलेगा। दोस्तों, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? मेरिट लिस्ट में जैसे रिजल्ट आता है, प्लेस ऑफ हायर मेरिट नाम के अकॉर्डिंग वैकेंसी रिजर्व हैं 10 ऑलरेडी बता दिया गया है। सीआरपीएफ के रूल लगेंगे। जब आपका रिजल्ट आएगा तो सारी चीज़ें वहाँ पर टोटल मार्क्स भी आएंगे, रिटन एग्जामिनेशन का भी आएगा, डेट ऑफ बर्थ वाइज जो रूल होता है जिसका रिजल्ट बनता है उस हिसाब से लिस्ट तैयार होगी और वो वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। दोस्तों, जनरल इंस्ट्रक्शन और कंडीशन दी गई हैं। मैं चाहता हूँ आप एक बार ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड करें और इसको पूरा पढ़ें अच्छे से। ये पीडीएफ का लिंक मैं अपने इस वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करें और पूरी जानकारी तसल्ली से बैठकर अच्छे से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, अब इसी पीडीएफ के नीचे आपका फॉर्म भी आएगा, एप्लीकेशन भी दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको अलग से कहीं मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी यहीं पर ही है। दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शन है पूरे जो नॉर्मली हर जगह के होते हैं। सारी जांच जो भी अंडर कस्टम्स जो भी होगा, लीगल इलीगल सब कुछ सीआरपीएफ के अंडर होगा। ये देखिए दोस्तों, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये दिया गया है, आपको इसको फिल करना है। पोस्ट नेम, एप्लीकेशन सेंटर, यहाँ पर 2 सेंटर दिए गए हैं दोस्तों, 2 सेंटर भर सकते हो। पासपोर्ट साइज़ यहाँ पर डालनी है, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर आपको भरना है। कैटेगरी, रिलीजन, वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। अगर आप ये सारी चीज़ें डालोगे, जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट डालोगे तो आपको एनओसी भी चाहिएगी और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिएगा। तो जैसे आपने यहाँ कास्ट डाला ओबीसी या एससी एसटी, तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपके बनते हैं वो आपको एनवेलप के अंदर डालने हैं। और एनवेलप कैसे भरा जाएगा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। एनवेलप के ऊपर क्या लिखना है, आपकी पोस्ट लिखनी है, कहाँ भेजना है वो एड्रेस लिखना है। आप उस पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी डाल सकते हो। बाय चांस अगर आपका पोस्टल ऑर्डर इधर उधर होता है तो आपको कॉल करके जानकारी भी ली जा सकती है। ठीक है दोस्तों, इस पूरी पीडीएफ को देखो, ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका प्रिंट निकाल लें और इसको पूरा भरें। भरने के बाद इसको भेज दें। ये डिक्लेरेशन है, आपको फिल करना है। ये एनेक्सर है, ये अंडरटेकिंग, ये भी आपको फिल करना है। ये फॉर्म ऑफ SC/ST कार्ड सर्टिफिकेट, ये केवल SC/ST के बंदों के लिए है, ओबीसी और जनरल इसमें कुछ भी ना लगाएं। और ये इश्यू कास्ट सर्टिफिकेट है, तो ये रूल रेगुलेशन है, ये आप देख लो। और ये किसके लिए है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड, ओबीसी के लिए है ये। तो ये आपको फिल करना है, साइन करवाने हैं यहाँ पर। और ये डिक्लेरेशन है, तो ओबीसी का बंदा ओबीसी का डिक्लेरेशन डाले, SC/ST का बंदा SC/ST का डिक्लेरेशन डाले। अलग अलग डालने की ज़रूरत नहीं है, सारे एक साथ में डाल देना।
ठीक है दोस्तों, इसको पूरा मैंने आपको बताया है, जितना मेरा अपनी तरफ से बेस्ट किया है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर पूछें, मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। आप इस PDF को डाउनलोड कर लें, वीडियो के नीचे मैं लिंक दूंगा, वहाँ इसका डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों, हमारी इस पोस्ट को शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले ज़्यादा बेहतर करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।